नमस्कार साथियों, चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भारतीय संविधान में एक नया चैप्टर पुनः लेके आया हूँ, जिसका नाम है प्रशासनिक अधिकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। प्रशासनिक अधिकरण जो है, यूँ तो कहें कि मूल संविधान में इसका उल्लेख तो नहीं किया गया है, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब जो प्रशासनिक अधिकरण है, ये इसका मुख्य काम है कि जैसे केंद्र सरकार या संघ की सरकार या राज्य की सरकार में जो लोक सेवक हैं, उनके बीच यदि किसी प्रकार का विवाद है तो प्रशासनिक अधिकरण उस पर हस्तक्षेप करता है या विवाद को सुलझाता है। इसका मुख्य काम यही है। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया है और राज्य प्रशासनिक अधिकरण भी बनाया गया है, यानी केंद्र के लिए भी बनाया गया है, राज्य के लिए बनाया गया है। देखते हैं, मैंने बताया आपको कि यह मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु इसे 42वें संविधान संशोधन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे विषय शामिल किए गए, बहुत सारे विषयों को निकाला गया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा के दृष्टिकोण से 42वां संविधान संशोधन हमेशा प्रश्न पूछता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे संविधान में जोड़ा गया, लाया गया। इसके लिए बाकायदा भाग 14 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 223 का और 223 ख, दो अनुच्छेद इसके लिए विहित किए गए। यानी कि 223 क और ख में प्रशासनिक अधिकरण के गठन संबंधी, अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधी, कार्य संबंधी सभी निम्नावलियाँ दी गई हैं, बताया गया है। इसके साथ देखते हैं अनुच्छेद 223 क क्या कहता है ना। तो 223 क जो है, यह संसद को अधिकार दिया गया है, यह संसद को अधिकार दिया जाता है कि संघ है और राज्य है। संघ और राज्य में जो लोक सेवक हैं, उनकी सेवा शर्तें क्या होगी, है ना। संघ और राज्य के जो लोक सेवक हैं, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी। साथ ही साथ उनके मध्य अगर कोई विवाद है संघ और राज्य के लोक सेवक के मध्य, तो इस विवाद के निपटारा जो करेगा, यह संसद के माध्यम से ही होगा और बाकायदे उसके लिए कानून भी लाया गया है और लाया जाता है। तो यह बातें तो यानी कि 323 का जो है, यह प्रशासनिक अधिकरण खासकर उनके अंतर्गत जो संघ और राज्य के लोक सेवक हैं, उनके मध्य विवाद को निपटारा करता है। साथ ही साथ देखते हैं, संसद ने ही 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, है ना, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 लाया। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1985 को लागू किया गया था, जिसे आप इंग्लिश में यदि कहेंगे तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव एक तरह से, या मुख्य रूप से जो इसका नाम दिया गया है, ये दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसका नाम दिया गया, यानी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है ना। जिसे शॉर्टकट में आप कहेंगे तो कहेंगे C8, है ना, इसे C8 के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को C8 के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी शॉर्टकट में भी प्रश्न पूछ देता है, इस तरह से इसकी बातें इसमें शामिल की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, उसमें अध्यक्ष भी होता है और उपाध्यक्ष भी होता है, और सदस्य भी होते हैं। यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, यह तीनों मिलकर के केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है या राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण, ये अलग अलग बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण है ना,
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को यदि शॉर्टकट में कहेंगे तो इसे कहेंगे कैट, है ना, कैट कहेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। स्थापना जो की गई थी 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? दिल्ली में। कहाँ की गई थी? दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1985 में। और देखिए 1985 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1985 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम भी लाया गया था। दोनों बातें हैं, ठीक है ना। 17 पीठ वर्तमान में इसके अंतर्गत कार्य करती हैं। 15 जो होगा यह उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान पर होगा, यानी कि जहाँ उच्च न्यायालय स्थापित होगा 15 जगहों पे वहाँ पे होगा, ठीक ना। एक प्रशासनिक अधिकरण जो होगा एक जयपुर में होगा, एक लखनऊ में होगा, 2 जगहों पर है। और 15 उच्च न्यायालय जहाँ मुख्य स्थान होगा वहाँ पे होगा। तो 15 जो 17 यानी वर्तमान में 17 पीठें हैं काम कर रही हैं, यानी कि उनके मत विवाद को सुलझाने की जो सुनवाई होती है इन 17 स्थानों पे की जाती है। एक अध्यक्ष है ना। तो अध्यक्ष की जो योग्यता होगी क्या होगी? वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, ठीक है ना, यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या हो, वह केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। दूसरा क्या योग्यता है? 2 वर्ष तक वह उपाध्यक्ष के पद पर भी काम किया हुआ हो, ठीक है ना। और फिर क्या है तीसरा कि 2 वर्ष तक वह राज्य सरकार के अधीन सचिव के पद पर रहा हो, है ना, राज्य सरकार में सचिव के पद पर रहा हो। यह 3 प्रकार की इसकी योग्यता किसकी? अध्यक्ष की, ठीक है ना। अब आगे भी इससे डिटेल आपको बताएंगे कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है और सारे काम इसके बताएंगे। अभी ये एक क्लास इसका और भी चलेगा तभी, तो रेगुलरिटी आप बनाए रखेंगे। देखिए मेरे वीडियो शॉर्टकट बनाने का एक ही मकसद होता है कि वीडियो अपलोड करने में समस्या होती है और छोटी वीडियो होती है तो आप देखना भी पसंद करते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। अभी देखिए ये लिखने पढ़ने की बात है ना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की बात है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जाती है। अभी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, है ना, शेयर भी नहीं करते, लेकिन अभी नाच गाने की वीडियो हो तो आप बहुत जल्दी बहुत चॉइस देखेंगे, शेयर भी करेंगे, लोगों के पास सब्सक्राइब भी कर देंगे। लेकिन अब यहाँ आपको बता रहा हूँ तो आप उसको तो रेगुलरिटी बनाए रखिए। इसके बाद यानी अध्यक्ष की नियुक्ति के योग्यता के बाद की जो क्लास होगी तो अगले क्लास में देखते हैं। अभी ये पहला पार्ट इसका रहा है, दूसरा पार्ट भी बताएंगे आपको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।